हाउ टू वैल्यू अ स्टॉक। ये सवाल काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको इस सवाल का जवाब मिल गया तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए एक स्टॉक है जो 235 पर चल रहा है और अगर आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आप इसे लेंगे 230 और 235 पर खरीद लेंगे। पर क्या आप जानते हैं कि इस स्टॉक की रियल वैल्यू क्या है? वो आपको कैसे पता लगेगी? और आपको लॉस तभी होगा जब इसकी रियल वैल्यू जो है 235 से कम होगी, तब ये जो है ओवर वैल्यू स्टॉक हो जाएगा। और क्योंकि एक स्टॉक जो है वो हमेशा अपने रियल वैल्यू को फॉलो जरूर करता है, भले उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए लेकिन वो उसे अल्टीमेटली फॉलो जरूर करता है। एक अच्छा इन्वेस्टर वही है जो किसी भी एसेट के लिए उसके वैल्यू से ज्यादा पे ना करे। तो आज इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे द लिटिल बुक ऑफ वैल्यूएशन, जिसे लिखा है अश्वत्थ दामोदरन, उस बुक की समरी, और इस सवाल का आंसर ढूंढेंगे कि हाउ टू वैल्यू अ स्टॉक। तो वैल्यूएशन निकालने के लिए दो अप्रोच हैं, इंट्रिंसिक वैल्यूएशन अप्रोच और दूसरा रिलेटिव वैल्यूएशन अप्रोच। इंट्रिंसिक वैल्यूएशन में हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं, ये देखते हैं कि एसेट की जो फ्यूचर कैश फ्लो है वो कैसा हो सकता है। जिस एसेट का कैश फ्लो ज्यादा होगा और स्टेबल होगा पास्ट में और उसके सेक्टर में कोई बड़ी न्यूज़ भी नहीं होगी, जैसे कि कोई गवर्नमेंट पॉलिसी या फिर उस कंपनी का जो प्रोडक्ट होगा वो लोगों में काफ़ी ट्रेंड में होगा, यानी कि जो उसका डिमांड है वो अभी भी मार्केट में बरकरार होगी। ऐसी कंपनी दूसरी ऐसी कंपनी से तो बहुत अच्छी है जिसका कैश फ्लो स्टेबल ना हो। एग्जाम्पल के लिए एक और देखते हैं, अगर आपको एक प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आप वहाँ खरीदना चाहिए जहाँ पे आपको उससे रेंटल इनकम कंसिस्टेंट बेसिस पे मिल सके। ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे कॉलेजेस हो, कंपनी हो, क्योंकि एम्प्लॉयज़ वहाँ रहेंगे, स्टूडेंट रहेंगे तो पूरे साल भर ही रहेंगे वो, तो इसलिए वो कंसिस्टेंट बेसिस पे होगा। लेकिन यही चीज़ अगर कोई ऐसी जगह होगा जहाँ पे सिर्फ सीजन में ही क्राउड आता है, सीजन में ही टूरिस्ट आते हैं, तो वहाँ पे जो रेंटल इनकम है वो भले ही एक टाइम पे ज़्यादा मिलेगी लेकिन कंसिस्टेंट नहीं हो पाएगी। तो आसान भाषा में आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है कि कौन सा जो है आपको नहीं करना है। ह्यूमन नेचर होता है कि हम एलिमिनेट बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर मैं आपको 10 कंपनी दूं और पूछूं कि इनमें से कौन सी कंपनी नहीं चुननी आपको, तो आप आसानी से बता देंगे कि ये बुरी है, ये बुरी है, ये बुरी है। तो इसलिए एलिमिनेशन मेथड को यूज करके आप बुरी कंपनी को साइड कर सकते हैं और जो बचेंगी वो अच्छी कंपनी होंगी, फिर आप उसको अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यूएशन अप्रोच बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन फिर भी ज्यादातर एसेट को रिलेटिव अप्रोच का यूज करके ही वैल्यू किया जाता है। रिलेटिव वैल्यूएशन में हम देखते हैं कि मार्केट में सिमिलर एसेट का क्या प्राइस चल रहा है। अगर आप कोई घर खरीदने जाते हैं तो आप देखते हैं ना कि उस एरिया में सेम साइज का, सेम जो 3 BHK है, 2 BHK है, सेम जो सिमिलर एसेट है उसकी वैल्यू क्या चल रही है मार्केट में। इसी तरह स्टॉक्स में भी हम पीयर कंपनीज को देखते हैं और कंपेयर करते हैं कि जो स्टॉक हम वैल्यू कर रहे हैं, जिसको हमें खरीदना है, उसका जो कैश फ्लो है वो बाकी से अच्छा है नहीं है, बैलेंस शीट कैसी है, प्रॉफिट कितना है, उसका जो कैश फ्लो है वो कंसिस्टेंट है नहीं है, स्टेबल है या नहीं है। एग्जाम्पल के लिए एक्सॉन मोबाइल एक कंपनी है, उसके स्टॉक को अगर आपको बाय करना है तो आप पहले ये देखेंगे कि बाकी की जो ऑयल कंपनीज हैं उसके कंपैरिजन में उस कंपनी का एक्सॉन मोबाइल का EPS, कैश फ्लो, प्रॉफिट ज़्यादा है कि नहीं है। हालांकि जो रिलेटिव अप्रोच है और इंट्रिंसिक वैल्यू अप्रोच है, दोनों ही अप्रोच अपनी जगह सही हैं। तो अगर आप चाहें तो दोनों ही अप्रोच को यूज कर सकते हैं कि आप उन स्टॉक पे इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि अंडर वैल्यू स्टॉक होंगे इंट्रिंसिकली, और जो रिलेटिव बेसिस पे यानी कि जो अपने पीयर कंपनीज हैं उससे भी अच्छे प्राइस पे मिल रहे होंगे। मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टर आते हैं, सब अलग अलग फिलॉसफीज और मेथड को लेकर आते हैं। कुछ इन्वेस्टर स्टॉक पिक करते हैं ग्रोथ और फ्यूचर पोटेंशियल के बेसिस पे, कुछ यूज करते हैं चार्ट्स और टेक्निकल एनालिसिस को, बाकी कुछ हैं जो फाइनेंशियल रेशियो और फंडामेंटल एनालिसिस को यूज करते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए आते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए आते हैं। पर एक एसेट को कैसे वैल्यू करना है ये सब इन्वेस्टर के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टॉक अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है वो आपको वैल्यूएशन से ही पता लगता है। कौन सा स्टॉक सस्ता मिल रहा है, कौन सा महंगा मिल रहा है। तो वैल्यूएशन के बारे में कुछ सच आपको जान लेने चाहिए। सबसे पहला है ऑल वैल्यूएशन आर बायस्ड। अब देखो ये पॉइंट तो सबको मानना ही पड़ेगा कि हम जो भी वैल्यूएशन करते हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं पे बायस जरूर होता है। जैसे कि हमने कोई कंपनी को एनालाइज करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले ये बताइए कि आपने उस कंपनी को स्टार्ट क्यों किया। तो हो सकता है कि आपने उस कंपनी के बारे में प्रेस में या न्यूज़ में कुछ अच्छा पढ़ा हो कि इसके ऊपर इस पर्टिकुलर सेक्टर में कोई न्यूज़ आने वाला है या फिर FI का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज होने वाली है। जब आप उसका फर्दर एनालाइज करेंगे तब जो अकाउंटिंग के साथ साथ आपको मैनेजमेंट के डिस्कशन को भी और बिहेवियर को भी इंक्लूड करना पड़ता है। कुछ इंस्टीट्यूशनल फैक्टर भी होते हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूशन को उन कंपनी के साथ बिजनेस करना होता है या फिर अच्छे रिलेशन बना के रखना होता है। तो इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं कि उसकी बाय साइड में ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, सेल साइड में कम रिकमेंड करते हैं। तो जब आप ऐसी इनपुट को लेके, ऐसे माइंडसेट को लेके, यानी कि जब आपने पहले से कुछ अच्छा सुन रखा है, चाहे अपने फ्रेंड्स से सुना है, न्यूज़ से सुना है, तो आपका मन बायस होता है और जो भी आप डेटा लेंगे वो डिपेंड करेगा कि आप पहले उसमें ऑप्टिमिस्टिक थे या पेसिमिस्टिक। इसलिए अगर आपको अनबायस वैल्यूएशन करना है तो आपको 3 क्वेश्चन का जवाब जरूर जानना चाहिए कि आपने इसी कंपनी को क्यों चुना। दूसरा क्वेश्चन ये, आप इसका जवाब दीजिए कि क्या इस कंपनी को आप पसंद करते हैं, यानी कि जो कंपनी का मैनेजमेंट है, हो सकता है आपको कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगता हो, उनके काम करने का तरीका अच्छा लगता हो। तीसरा सवाल ये है कि क्या आपके पास ये स्टॉक पहले से ही है,
क्योंकि अगर आपके पास पहले से ही है तो आप चाहेंगे कि मैं इसी का वैल्यूएशन इसलिए करूं क्योंकि आप बायस है ना कि आप पहले बुलिश थे उसके लिए, इसलिए। तो अगर आप इनके जवाब ऑनेस्टली दे देंगे तो आपका जो बायस है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा सच ये है, मोस्ट वैल्यूएशन आर रॉन्ग इवन द गुड वंस। ये भी सच है कि ज़्यादातर वैल्यूएशन गलत होती हैं क्योंकि आपका जो फ्यूचर एस्टिमेट है वो कभी भी एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता सही, और इसके बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसी, कोविड जैसा कुछ, या फिर वर्ल्ड वार, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए जब ऑथर ने सिस्को को 2001 में एनालाइज किया था तो उन्हें वो ओवर वैल्यू लग रहा था क्योंकि उन्हें लगा कि एक्विजिशन ड्रिवन ग्रोथ पर भरोसा नहीं किया जा सकता, पर सिस्को ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। यहाँ पे ऑथर गलत साबित हुए। उसी तरह जब उन्होंने गोल्डमैन सैक को 2008 में एनालाइज किया था तो वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक थे उसके प्रति कि ये कवर हो जाएगा, ये अच्छा ग्रोथ देगा, लेकिन उन्होंने 2008 के जो बैंकिंग क्राइसिस था उसको नेग्लेक्ट कर दिया था जिसकी वजह से उन्हें लॉस हुआ। तो पॉइंट ये है कि अनसर्टेनिटी तो हमेशा ही रहती है। तो इसका एक सॉल्यूशन है कि आप अगर ज़्यादा डाटा यूज़ करेंगे यानी कि ज़्यादा फैक्टर्स थोड़ा और इन्वॉल्व कर देंगे तो आप अनसर्टेनिटी को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। पर एक बात और है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि वैल्यूएशन के लिए जो भी सिंपलेस्ट मॉडल आप जानते हैं आप हमेशा उसी को यूज़ कीजिए जो आपको आसानी से समझ में आता है। जिसमें आपको अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो उसे छोड़ दें और आगे बढ़ें। स्टॉक्स तो बहुत सारे हैं, आप उस पर दूसरा यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी स्टॉक को 3 पैरामीटर पर जज कर रहे हैं या 3 पैरामीटर पर वैल्यू निकाल रहे हैं तो 5 पैरामीटर यूज़ ना करें क्योंकि इससे जो है आप कॉम्प्लिकेशन खामखा बढ़ाएंगे। फाइनेंस की दुनिया में सबसे सिंपलेस्ट टूल ही सबसे पावरफुल होते हैं। सब लोगों को फ्यूचर में $1 से ज़्यादा आज जो प्रेजेंट में $1 ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि तब आता है प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट। इसे हम कैलकुलेट करते हैं कि एग्जैक्टली जो डॉलर आज $1 का है उसकी जो फ्यूचर में वैल्यू कितनी होने वाली है। फ्यूचर की कैश फ्लो हमेशा प्रेजेंट की कैश फ्लो से कम होती है। इसके 3 रीजन हैं। लोग फ्यूचर में कंज्यूम करने से ज़्यादा प्रेजेंट में कंज्यूम करना प्रेफर करते हैं। दूसरा, इन्फ्लेशन के कारण डॉलर की जो परचेजिंग पावर है वो कम होती जाती है। एग्जाम्पल के लिए 5 साल पहले जो एक चीज़ 5 का आता था अब वो 10 या 20 रुपए की आती होगी या उससे भी महंगी आती होगी। ठीक है, 10 रुपये वही हैं बट वो जो पहले हम 5 रुपए की लेते थे उसकी वैल्यू जो है परचेजिंग पावर कम हो गई है। तीसरा रीज़न है, फ्यूचर कैश फ्लो की कोई गारंटी नहीं होती क्योंकि अननोन रिस्क जो है हमेशा रहता है। जैसे कोविड आ जाता है, कभी कभी कोई बड़ा सा इवेंट आ जाता है तो जिसकी वजह से जो अनसर्टेनिटी है वो बढ़ जाती है। जब हम फ्यूचर कैश फ्लो को कैलकुलेट करते हैं तो इन सब फैक्टरों को कंसिडर करने के लिए हम डिस्काउंटिंग यूज़ करते हैं और डिस्काउंट रेट से डिफाइन करते हैं कि कितना हमें डिस्काउंट रेट यूज़ करना है कि अनसर्टेनिटी कितनी रह सकती है। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है कैश फ्लो इन फ्यूचर पीरियड डिवाइड बाई 1 प्लस डिस्काउंट रेट रेज टू द पावर टाइम पीरियड। एग्जाम्पल के लिए अगर आप $1000 की वैल्यू 10 साल में आगे आने वाले 10 साल में निकाल रहे हैं और डिस्काउंट रेट आपने लिया है 8%, तो इसका अगर हम वैल्यू सॉल्यूशन करेंगे तो आपको मिलेगा कि जो $1000 आज है उसकी 10 साल बाद वैल्यू हो जाएगी 463, यानी कि उसकी परचेजिंग पावर बहुत कम हो जाएगी। उस $1000 से आप सिर्फ $463 का ही सामान खरीद पाएंगे। तो अब चलते हैं वैल्यूएशन 101। वैल्यूएशन के कुछ बेसिक्स हैं, उनमें आपको समझ लेना चाहिए कि सबसे पहले 3 चीज़ें बेसिक अकाउंटिंग स्टेटमेंट हैं, आपको उन्हें समझना है। पहला है बैलेंस शीट जिसमें आते हैं एसेट्स, डेट, इक्विटी। जो कंपनीज के एसेट्स कितने हैं, डेट कितने, इक्विटी कितनी है, ये सब आपको बैलेंस शीट से पता लगता है। दूसरा है इनकम स्टेटमेंट, इसमें आप जानते हैं कंपनी जो है ऑपरेट क्या करती है, क्या उनके काम है। तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसका मतलब है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। जो कंपनी ऑपरेट करती है, जो भी उसके ऑपरेशन है उससे वो कैश कैसे जनरेट करती है, और चाहे उसकी फाइनेंसिंग से या फिर इन्वेस्टिंग से जो भी कैश आता है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखता है। अगर हम फिक्स्ड और लॉन्ग टर्म एसेट्स की बात करें तो उसमें आते हैं लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट। उस वैल्यू को एजिंग और डेप्रिसिएशन कंसिडर करके कम कर देते हैं। शॉर्ट टर्म एसेट्स में देखेंगे रॉ मटेरियल आते हैं, वर्क इन प्रोसेस आते हैं, फिनिश्ड गुड आते हैं, कैश आता है। तो एसेट्स वो होते हैं जो कंपनी के लिए पे करेंगे, यानी कि अगर कंपनी मान लो लॉस में होती है तो उस एसेट्स को बेच के पे कर सकते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टर को आरओई देखना चाहिए। उसे कैलकुलेट करने के लिए सिंपल है नेट इनकम अपॉन में बुक वैल्यू ऑफ कॉमन इक्विटी। वैसे आपको ये सब फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज तो आरओई, बीवी, एसेट, पीवी, ईपीएस जितने भी रेशियोज हैं और जिनको आपको जज करना है या जिनको भी आपको वैल्यूएशन के लिए यूज करना है वो आपको आराम से पब्लिकली फ्री अवेलेबल है। मनी कंट्रोल वेबसाइट में, स्क्रीनर में, टिकर टेप में, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट हैं जो कि ये चीजें दे देती हैं। इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझना कि किस चीज, कौन सी चीज ज्यादा होनी चाहिए, कौन सी चीज कम होनी चाहिए। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, हाउ टू डिटरमाइन इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो वो होता है इनकम इन फ्यूचर पीरियड डिवाइड बाय 1 अपॉन डिस्काउंट रेट रेज़ टू द पावर टाइम। डिस्काउंट रेट जो है वो आपका होता है कि ईयरली रिटर्न आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि नेट इनकम की जगह आपको ऑनर अर्निंग जो है वो देखनी चाहिए, क्योंकि एक शेयर क्या है, अगर आप एक शेयर बाय कर रहे हैं तो इसका मतलब कंपनी का एक पार्ट बाय कर रहे हैं, यानी कि आप कंपनी के ऑनर हैं,
राइट। तो अगर हम फ्यूचर की एक्सपेक्टेड ऑनर्स अर्निंग को लेकर कॉन्फिडेंट हैं तो वो स्टॉक अच्छा है। उस एक्सपेक्टेड अर्निंग को डिस्काउंट रेट से हम आज का प्राइस निकाल सकते हैं। तो अगर हम सम ऑफ ऑनर्स अर्निंग करेंगे तो वो वैल्यू ऑफ इक्विटी बनेगा, यानी वैल्यू ऑफ कंपनी बनेगा। और अगर उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ फ्लोटिंग शेयर तो हम एक शेयर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर ये जो वैल्यू हमने निकाली है वो अभी कंपनी के करंट स्टॉक प्राइस से ज्यादा है तो स्टॉक अंडर वैल्यू है, नहीं तो वाइस वर्सा। अगर अंडर वैल्यू तो हम इसे बाय करेंगे, नहीं तो हम इसे छोड़ देंगे। अगर हमने डिस्काउंट रेट को 15% लिया है तो स्टॉक 15% से ज्यादा के डिस्काउंट रेट पे मिलना चाहिए, जैसे कि 25% मिल सकता है या फिर 40%, जिसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कहते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को और देख लेते हैं। 3 टाइप की कंपनीज होती हैं, ग्रोथ कंपनी, डिक्लाइन कंपनी और साइक्लिकल कंपनीज। आप इन तीनों में से किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन तीनों के वैल्यूएशन के लिए आपको अलग अलग चीजें देखनी पड़ती हैं। जैसे ग्रोथ कंपनीज को देखेंगे तो ये वो कंपनीज होती हैं जो ग्रो कर सकती हैं, तो इसमें आपको देखना पड़ता है कि कंपनी स्केल अप कैसे करेगी, यानी कि कौन से वो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी जिससे उसका रेवेन्यू बढ़ेगा, या फिर जो और कोई अगर कोई एक्स्ट्रा सर्विस वो ऑन कर रही है, मान लेते हैं वो भी शिपिंग करती है, तो वो हो सकता है अपने प्रोडक्ट भी लॉन्च करके वो भी शिप कर सके, तो और अगर सर्विसेज ऐड करेंगे तो उसका भी रेवेन्यू बढ़ेगा। इसी तरह अगर डिक्लाइनिंग कंपनीज है, यानी जो कंपनी डिक्लाइन हो रही है, तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि ये कंपनीज जो है इसमें एसेट्स कितने हैं, क्योंकि अगर कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो आपको उसका प्राइस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी एसेट लिक्विडेट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। अगर कंपनी सर्वाइव कर गई तो फिर आपको प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, ये सब आपको इसमें देखना पड़ता है। डिक्लाइनिंग कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है बैलेंस शीट, क्योंकि उसी में आपको एसेट्स पता लगते हैं कि कंपनी अगर बैंकरप्ट होगी उसके पास इनफ अमाउंट ऑफ एसेट्स हैं कि नहीं है। और अगली कंपनी है साइक्लिकल। ये कंपनीज वो होती हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में चलती हैं, जैसे कि बारिश के सीजन में या फिर दिवाली पे या फिर फेस्टिवल सीजन पे। तो ऐसे इन टाइप की कंपनीज को जो पर्टिकुलरली किसी जैसे कमोडिटीज हैं, कोई कमोडिटी है, एग्री कमोडिटीज हैं, तो वो हमें पता है कि जैसे गेहूं की फसल है वो जिस टाइम पे जिस सीजन पे होती है उसके प्राइस उस टाइप पे बढ़ेंगे या घटेंगे। तो ये साइक्लिकल कंपनीज होती हैं जो कमोडिटीज पर डिपेंड करती हैं। तो इसमें हमें ये देखना होता है कि जो इनका रिटर्न है उसको नॉर्मलाइज करना पड़ता है और उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये कंपनीज जो है अच्छी हैं कि नहीं है। अगर आपको इस कंपनी का नॉर्मलाइज करना है तो आप ये देख सकते हैं जिस कमोडिटी पे डिपेंड कर रही है उसके लास्ट पिछले 10 साल के आप प्राइस को देख लीजिए और उनका एवरेज देखिए और अभी का कमोडिटी का प्राइस देखिए। अगर दोनों का सेम है या डिफरेंस भी है, अगर ज्यादा है यानी कमोडिटी महंगा है तो कंपनीज का जो रेवेन्यू बढ़ सकता है, क्योंकि कंपनी भी उसको हायर प्राइस पे बेचेगी। लेकिन अगर कंपनी नहीं बेच रही है तो फिर वो लॉस में करेगी, कंपनी का मार्जिन ऑफ जो प्रॉफिट होगा वो कम हो जाएगा। इसी तरह अलग अलग कंपनी का जो वैल्यूएशन देखने का तरीका जो है वो अलग होता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने देखा द लिटिल बुक ऑफ वैल्यूएशन, जिसे लिखा था अश्वथ दामोदरन। इसमें हमने ये देखा कि हाउ टू वैल्यू अ स्टॉक। अगर कोई कंपनी आपको आप वैल्यू कर रहे हैं कि बाय करना चाह रहे हैं या सेल करना चाह रहे हैं तो आप उसका पहले वैल्यूएशन देखेंगे कि ओवर वैल्यू है कि अंडर वैल्यू है। तो आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लग रही है, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं वो आपको मिलती रहें।